नमस्कार दोस्तों। हम 8वीं क्लास का ज्योग्राफी का पहला लेसन कर रहे हैं, संसाधन। इसका एक भाग हम कर चुके हैं और इसको समझने से पहले, देखने से पहले कृपया आप भाग 1 को जरूर देखें, और वो है संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। पिछले भाग 1 में हमने कहा था कि संसाधन क्या होता है, कैसे यूटिलिटी, कैसे मूल्य और कैसे समय और टेक्नोलॉजी जो है कैसे उसको प्रभावित करते हैं। और बाद में हमने कहा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि वो प्राकृतिक होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, या मानव स्वयं में अपने आप में एक संसाधन है। और अब हमारा जो पहला इसका टाइप था नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा क्लास में 80% से ऊपर नंबर लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एकेडमिक्स में अच्छा है। कोई बच्चा है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत कह लीजिए वो राष्ट्रीय स्तर पर गया हुआ है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा है। कोई बच्चा ऐसा है गाना बहुत अच्छा सुरीला मधुर आवाज में गाता है, तो हम कहेंगे ये इसकी स्किल है, सिंगिंग स्किल है। उसी प्रकार यानी उसका हमने विभाजन किया। एक क्लास के अंदर छात्रों को हमने विभिन्न भागों में बांटा, उनको वर्गीकृत किया, उनको क्लासिफाई किया। उसी प्रकार जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको भी किसी ना किसी तरह से वर्गीकृत या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम मुख्यतः इन प्राकृतिक संसाधनों को 4 तरह से बांट सकते हैं। पहले हम मोटे तौर पे बता दें। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा है प्रयोग व विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट। तीसरा है स्टॉक के आधार पर या अवेलेबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड अवेलेबिलिटी। और अंतिम है वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी जो कोई संसाधन है तो वो कहां से प्राप्त हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो हम उसको 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं। एक होते हैं बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। जैविक आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसमें जीवन होता है, जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, या कह लीजिए प्लांट्स या कोई भी फॉरेस्ट है, ठीक है, जिनमें हमें लगता है कि वो बढ़ रहा है आगे, छोटे से बढ़ती उम्र की तरफ, चाहे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है या छोटा पौधा बड़ा हो रहा है, तो उनमें जीवन है। तो वो अपने आप में हम कहेंगे वो एक संसाधन है, और वो उसको हम जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। कितने ही प्रकार के हमारे पास, चाहे वो समुद्र के जीव हैं, चाहे वो इस धरती पर ऊपर रहने वाले जीव हैं, कितने ही प्रकार के या जंगलों में रहने वाले जीव हैं, वो सारे के सारे जो हैं जैविक संसाधन हैं। इसी प्रकार एक होते हैं अजैविक, अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज वे संसाधन है जिनमें जीवन नहीं होता। जैविक में तो जीवन होता है, जबकि अजैविक में जीवन नहीं होता। जैसे मिट्टी है, नमक है, या मिनरल्स है, कोई भी इस प्रकार कह सकते हैं। तो वो सारे के सारे ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं होता, या ऐसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता। संसाधन होता है लेकिन जीवन नहीं होता, जैविक नहीं होते, वो अजैविक पदार्थ या संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है प्रयोग व विकास के आधार पर, यानी जब हम संसाधनों को कहते हैं कि उनका हम प्रयोग करते हैं और वो कैसे विकास में सहायक है, उसके आधार पर भी हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वास्तविक और दूसरा है संभाव्य। वास्तविक यानी एक्चुअली है, यानी हमारे पास हमें पता है कि कोई अगर संसाधन है तो कितनी मात्रा में है और वो कहां पर स्थित है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में जो कह सकते हैं तांबा जो है वो राजस्थान में खेतड़ी की खानों में मिलता है, और उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहा और जो कोयला है वो बिहार और बंगाल की तरफ पाए जाते हैं। और अगर हम
कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो भी अपनी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार यानी हमें पता है कि कोई अगर संसाधन है तो वो कहाँ पर स्थित है, और हमें यह भी पता चलता है कि उसकी कितनी मात्रा हमारे पास है, ताकि हम उसके आधार पर उसका प्रयोग कर सकें। और जबकि दूसरा होता है संभाव्य, पोटेंशियल, यानी हमें थोड़ा अंदाजा है कि कहीं वहां पर किसी ना किसी जगह पर यह संसाधन उपलब्ध है, लेकिन हमें उसकी जो ज्ञात मात्रा है उसके बारे में नहीं पता, और उसका प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते। यानी वास्तविक वालों का जो वास्तविक संसाधन है उनका प्रयोग हम अभी कर सकते हैं, इसी समय कर सकते हैं, जबकि संभाव्य का हम आने वाले समय में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जो संभाव्य संसाधन है वो बाद में आने वाले समय में एक्चुअल हो जाता है, वो वास्तविक बन जाता है। जैसे क्या होता था, हमें पता था कि विंड एनर्जी होती है और उसके आधार पर हम इसको आने वाले समय में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो विंड एनर्जी है, चाहे वो तमिलनाडु में है, गुजरात में है, भारत में पवन चक्की लगा करके जैसे बिजली पैदा की जा रही है, तो अब वो वास्तविक संसाधन हो गया है। थोड़ा सा अंतर यही है कि बेशक वास्तविक संसाधन जो हमारे पास ज्ञात मात्रा है और कहां पर स्थित है हमें पता है, और संभाव्य में जिनके बारे में हमें थोड़ा अंदाजा है कि वो चीज है, लेकिन कितनी मात्रा में है, एग्जैक्ट कितनी है, और अभी उसका प्रयोग नहीं करेंगे, आने वाले समय में प्रयोग करेंगे, जबकि वास्तविक संसाधन का प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये चीज आप जान लें। उसके बाद है स्टॉक के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक और अवेलेबिलिटी, कि कोई अगर संसाधन है तो वो उसकी जो मात्रा कह सकते हैं, अवेलेबिलिटी कहां, उपस्थिति या कहां पर वो स्थित है, या कह सकते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन यानी वे संसाधन जिनको हम थोड़े ही समय में दोबारा पैदा कर सकते हैं, जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बाहर जाएं, सूरज की आपको पता है हीट आ रही है और ये फिर आती रहेगी, जितना भी आप उसका प्रयोग करना चाहेंगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, हवा सांस ले सकते हैं। ऐसे जो संसाधन है जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनको हम नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि वो दोबारा पैदा तुरंत किए जा सकते हैं। और ऐसे होते हैं कई अनवीकरणीय, जिनको अभी पैदा दोबारा नहीं किया जा सकता, अभी तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर हमने उनका दोबारा प्रयोग करना है तो इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, आपको पता है कि वो धरती के नीचे जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं, कई कई सालों तक उनके मरने के बाद वो कई धरती के नीचे पड़े रहते हैं, और उसके बाद हजारों सालों के बाद कैसे उनका जो है एक प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में वो बाहर या संसाधन के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं, और इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। जो चौथा है वो है वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी दो प्रकार के हैं, एक होता है यूबिक्विटस और दूसरा होता है लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस होता है जो हर जगह पाए जाते हैं, आप चाहे इस कमरे के अंदर हैं, आप चाहे सड़क पर हैं, देश के किसी भी हिस्से में हैं, विश्व के किसी भी हिस्से में हैं, वो संसाधन हर जगह पाए जाते हैं। जैसे हवा है, पानी है, ये जो चीजें हैं सर्वत्र, सूर्य की रोशनी है, ये सर्वत्र उपलब्ध है, सब जगह सर्वव्यापक है। और कुछ होते हैं स्थानीय, लोकलाइज्ड, स्थानीय कह सकते हैं कि वो मात्र एक जगह पर ही पाए जाते हैं या दो जगह पर पाए जाते हैं, सब जगह पर नहीं पाए जाते। जैसे कोयला कह सकते हैं बिहार में पाया जाता है, या इसी प्रकार जो लोहा है वो भी इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में पाया जाएगा, लेकिन सब जगह पर वो नहीं पाया जाएगा। नमक की खान है वो भी सब जगह पर नहीं पाई जाएगी। सोना है दक्षिण अफ्रीका में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता है। भारत में कर्नाटक में कोलार की खानों में मिलता है, लेकिन सब जगह वो नहीं मिलता। तो कह सकते हैं वितरण के आधार पर यूबिक्विटस, और दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं,
जो सब जगह पाए जाते हैं और दूसरा जो केवल एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो अब हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका जो था क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इस संसाधन का जो पार्ट नंबर 3 है उसको भी करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जैसे है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में हम इसके भाग, ये जो रिसोर्सेज हमारा जो लेसन है इसका अंतिम और जो तीसरा भाग है उसमें हम करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आप इसके भाग पहले एक को जरूर देखें, ताकि आपको जो संसाधन है उसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।